अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का मैथमेटिक्स है और ये न्यू बुक जो 2026 में आई है उसके अकॉर्डिंगली हम इस पूरे की पूरी वीडियो को लेके चलेंगे और उसके अंदर हम आज अपनी पहली एक्सरसाइज 1.1 को इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब ये सारे सवाल करने से पहले इनके लिए जो कॉन्सेप्ट है ज़रूरी समझना वो हम साथ साथ समझते जाएंगे। उसके अलावा भी अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया तो मैं इन सारे सवालों के बाद में वो करवा दूंगा। लेकिन कोई बच्चा उन कॉन्सेप्ट को नहीं समझना चाह रहा, वो डायरेक्ट सवाल पे आना चाह रहा है, तो मैंने टाइम कोड दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। वो अपनी मर्जी से उस टाइम पे क्लिक करके जो सवाल देखना चाहता है वो देख सकता है। लेकिन जिन बच्चों ने ई कैट के टेस्ट देने हैं, यूनिवर्सिटी में मूव करना है और आगे जाना, उनके लिए ये चीज़ें समझना जरूरी है। तो वो इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखें ताकि कॉन्सेप्ट जो कोर कॉन्सेप्ट है आपका वो अच्छे से कवर हो सके। और साथ में मैं आपको मार्किंग भी करवा दूंगा बुक के ऊपर कि आपको कौन कौन सी लाइन हाईलाइट करनी है, कौन कौन सी लाइनों के अंदर क्या बातें लिखी है उसको याद करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले जो ज़रूरी बात आपको समझनी चाहिए वो ये है कि रियल नंबर क्या है। आपने रियल नंबर के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा था। मैं उन्हीं बातों को थोड़ा जल्दी से रिपीट करता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़रा रीन्यू हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स पे भी आने से पहले मैं अगर आपको बात करूं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमें 1 2 3 हमने एक नंबर बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। बाद में जब जीरो की डिस्कवरी हुई तो जीरो भी ऐड कर दिया तो वो फिर बन गया हमारे पास होल नंबर। वो फिर जीरो से स्टार्ट होते थे। फिर हम प्लस माइनस वाले नंबर्स हमने इकट्ठे कर दिए तो उनको हमने क्या दिया, ये हमारे इंटीजर्स है। इंटीजर्स को जी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर जीरो भी होता है और प्लस माइनस वाले भी सारे नंबर आ जाते हैं। अब इन्हीं नंबर्स के अंदर कुछ ऐसे भी नंबर ऐड होंगे जो पॉइंट्स में भी हैं, ठीक है। उन वाले नंबर्स को भी हम अलग कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बहुत से नंबर हमने बनाए, इवन बना दिए, ओड बना दिए। लेकिन इन सारे नंबर्स को अगर एक कैटेगरी में लेके आए तो वो कैटेगरी बनती थी हमारे पास रैशनल नंबर की, ठीक है। ये सारे नंबर जितने भी नंबर था बेसिकली ये हमारे पास क्या बन रहे थे, रैशनल नंबर, क्योंकि हम इन सबको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे। तो हमारे पास या तो इस तरह के नंबर होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या एक दूसरी फॉर्म होती है जिसके अंदर हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते अपने नंबर्स को। जिनको लिखा जा सकता है उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं, जिन्हें नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम इरैशनल नंबर कहते हैं। तो बेसिकली जितने भी नंबर थे उसकी दो कैटेगरीज होगी हमारे पास, एक थी रैशनल और दूसरी थी इरैशनल। क्योंकि ये जितने भी नंबर है ना इन सबको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लो कि अगर यहाँ से मैं 3 को पिक करता हूँ तो 3 को मैं यूं लिख सकता हूँ 3/1, तो देखिए ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म होगी। उसके बाद कुछ नंबर पॉइंट्स में भी आते हैं जैसे 0.5, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो ये सारे नंबर अगर इकट्ठे किए जाए तो इसको एक कैटेगरी बनाएंगे तो वो कौन सी बनेगी, रैशनल नंबर की बनेगी। लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी थे जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते थे, जैसे कि हमारे पास आ जाता था पाई। पाई की जो वैल्यू है वो 3.1416 थी। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से एक और नंबर भी था यूलर कांस्टेंट, इसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये भी इरेशनल आ जाता था। इसके अलावा ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर हो या जिनका स्केयर ना होता हो और वो अंडर रूट की फॉर्म में आ जाए, जैसे कि 2 है, 2 किसी का स्केयर नहीं है वो अंडर रूट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। और इन सब की कैटेगरी ये हो जाएगी। तो दो किस्म के नंबर हमारे पास आमतौर पे होते हैं, या तो वो नंबर होते हैं जिसे पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, इस तरह के हो सकते हैं, या वो जिनको नहीं लिखा जा सकता। तो दो मेन कैटेगरीज होगी आपके पास नंबर्स की, या तो ये वाले थे या फिर हमारे पास इस तरह के इरेशनल नंबर थे। अब इन सारे नंबर्स को जब इकट्ठा किया जाता है, जब इन सबको इकट्ठा किया जाता है यानी कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, जब दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है, सारे नंबर्स को इकट्ठा कर दिया जाता है, तो वो जो नंबर आपके पास आते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारे रियल नंबर है। तो मैं एक सादी सी बात करूं कि आम रूटीन में आप जितने भी नंबर यूज करते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो रियल नंबर ही होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज होते हैं लेकिन आम रूटीन में ज्यादातर नहीं होते। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर समझेंगे कि ये क्या होते हैं तो आप खुद ही समझेंगे कि ये यूज तो बहुत होते हैं लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में इसको इतना यूज नहीं करते। इसको इसके यूजेस क्या है, कहाँ पर है, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आमतौर पे जो हम नंबर यूज करते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो सारे नंबर्स को मिला दिया जाए, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इरेशनल है, तो वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। तो ये बात हमने कर ली रियल नंबर्स की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से निकल के आए, इस पे बात करते हैं। तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसके लिए सबसे पहले एक फंक्शन समझे। हमने एक फंक्शन लिखा है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1।
आपने 9th क्लास में भी जो फंक्शन थे उनके ग्राफ बनाने सीखे थे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये ज़्यादा आपके लिए सिंपल हो जाएगा क्योंकि 9th क्लास में आपने जो ग्राफ बनाए थे उसमें इसी तरीके की इक्वेशन होती थी, वाई इज इक्वल टू एक्स के और आगे कुछ लिखा होता था, तो वो ही सारी इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है। हम इस इक्वेशन को ग्राफ की मदद से ड्रा कर सकते हैं, तो मैं इसको ग्राफ की मदद से ड्रा करता हूं। तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनता है वो 9th में आपने सीख लिया हुआ है, अभी मैंने डायरेक्टली बना के दिखा दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक और फंक्शन मैं ले रहा हूँ, वो ये वाला है, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई लिख सकते हैं, और जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो वो मेरे पास ये ग्राफ आ जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज छुपी हुई है। अगर मैं आपको कहता हूं कि इस फंक्शन में आपने x की वैल्यू निकाल के दिखानी है कि वो क्या है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये x एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रहा है। वैसे तो ग्राफ पर देखने से आपको नजर आ रहा है कि एक जगह 1 पे कर रहा है और एक -1 पे कर रहा है, लेकिन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो जब भी आपने किसी भी इक्वेशन का निकालना हो कि वो x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो उसके लिए आपको y की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ती है। तो आप लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट इस तरीके से, फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस पे मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे y 0 पुट करना पड़ेगा। y जब मैं 0 लिखता हूँ तो y की जगह पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, बाकी सारी आपकी इक्वेशन एज इट इज 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और क्या था -1, एक्स स्क्वायर -1। ये -1 है, इधर आके ये +1 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ भी अंडर रूट ले लिया, यहाँ भी ले लिया। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे बचा सिर्फ x और 1 का अंडर रूट 1 होता है। क्योंकि हमने अंडर रूट लिया तो साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो देखिए सोल्व करने के बाद भी समझ आ गई और ग्राफ के ऊपर भी नजर आ रहा है कि x की वैल्यू यहाँ +1 हो गई, यहाँ -1 हो गई, और यहाँ पर भी सेम वही वैल्यू है। यहाँ तो x -1 है, यहाँ फिर x क्या है, +1 है। तो ग्राफ पे भी समझ आ गई यही बात हमें। अब आते हैं इस वाले ग्राफ के ऊपर। अगर मैं कहूँ कि इस ग्राफ की एक्स एक्सिस पे वैल्यू निकाल के दिखाएं, तो आपको तो वैसे ग्राफ से भी नजर आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे कट ही नहीं कर रहा, तो इसकी तो कोई वैल्यू होगी नहीं एक्स एक्सिस पर। लेकिन अगर आप इसको सोल्व करके देखें तो देखते हैं कि वैसे इसकी वैल्यू निकलती क्या है एक्स की, तो वो निकाल के देखते हैं। यहाँ पर फिर वही करूंगा जैसे यहाँ पे y0 किया है, मुझे एक्स एक्सिस पे निकालनी है तो y इज इक्वल टू 0 करूंगा, y0 हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज एक्स स्क्वायर +1, एक्स स्क्वायर +1 आ जाएगा। ये +1 है, इधर आके हो जाएगा -1, और स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ मैं लूंगा अंडर रूट। देखिए -1 का तो अंडर रूट हमें नहीं पता क्या होता है, तो वो तो एज इट इज रहेगा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल क्या बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ पर मसला हुआ कि देखिए अगर हमने सोल्व किया x की वैल्यू निकली तो है अंडर रूट -1, लेकिन ग्राफ के ऊपर तो ये कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है, अंडर रूट -1 कहीं पे भी मौजूद नहीं है। यहाँ सब पे देख लें, यहाँ 3 2 1 है, या -1 -2, अंडर रूट वाली कोई वैल्यू मौजूद नहीं है x एक्सिस पर, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू निकल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली जिस एक्सिस के ऊपर हम ये वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना, ये वाली वैल्यू उस एक्सिस पर मौजूद नहीं है। तो फिर यकीनन इस वाली वैल्यू के लिए हमें कोई नया एक्सिस बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर ये वाली वैल्यू मौजूद हो, और उस एक्सिस को चूंकि हम यहाँ पे बना नहीं सकते, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये इमेजिनरी वैल्यू है। हमें फर्ज करना पड़ेगा कि कोई एक्सिस है इस तरह का जिसके ऊपर ये टच कर रहे हैं, और वहां पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, अंडर रूट -1 आ रही है। अब वो वाला जो एक्सिस है वो हम रियल लाइन पे ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। क्लियर। तो इस तरह के जितने भी नंबर आ जाएं जिनमें अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू हो, उन सबको हम क्या कहते हैं, ये हमारे इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब चूंकि जैसा कि हमें पता नहीं है कि इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, कौन सा नंबर आएगा, हमें नहीं पता, तो हमने इसको एक नाम दे दिया हुआ है, सारी वैल्यू को हमने सारी वैल्यू को आयोटा का नाम दे दिया हुआ है। तो मैं अगर यूं कहूं कि हमने इस पूरी वैल्यू को अंडर रूट -1 को क्या कह दिया हुआ है, आयोटा का नाम दे दिया हुआ है, आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा, तो इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो x का आंसर क्या आ गया, आयोटा। आयोटा का मतलब ये वाली वैल्यू है अंडर रूट -1। अब इसके अंदर
कुछ बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखनी है, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज नोट, स्केयरिंग एनी रियल नंबर नेवर रिजल्ट इन अ नेगेटिव वैल्यू। आप एक चीज गौर करें, रियल नंबर में क्या फर्क है कि आप किसी भी रियल नंबर का स्केयर ले लें, ये सारे रियल नंबर है ना, ये सारे रियल नंबर हैं, ये भी सारे रियल नंबर हैं, आप किसी भी रियल नंबर, चाहे इनकी भी, ये भी सारे रियल है ना, तो आप रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर पिक कर लें, उसका जब भी स्केयर लेंगे कभी भी जवाब नेगेटिव नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है 4, मैं इसका स्केयर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, अगर मेरे पास -4 है और मैं इसका स्केयर लेता हूँ तब भी आंसर क्या आएगा, 16 ही आएगा। तो वो माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है और 4 का स्केयर 16 हो जाएगा। तो कोई भी रियल नंबर हो, चाहे वो पॉइंट्स में हो, चाहे जैसे मर्जी हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जब भी उसका स्केयर लेते हैं, स्केयर लेने के बाद आंसर हमेशा क्या रहता है, उसका पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। यही बात लिखी है, स्केयरिंग एनी रियल नंबर नेवर रिजल्ट इन अ नेगेटिव वैल्यू। किसी भी रियल नंबर का स्केयर लेने पे हमारे पास कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, वो हमने लिख दी। अब दूसरी बात कि स्केयरिंग एनी इमेजिनरी नंबर रिजल्ट इन अ नेगेटिव वैल्यू, के इमेजिनरी नंबर में उल्टा काम होता है। जब इमेजिनरी नंबर का हम स्केयर लेते हैं तो हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलती है। ये भी इसकी एक डेफिनेशन कही जाती है कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्केयर लेने के बाद हमारे पास जो जवाब है वो माइनस में आए, नेगेटिव आए। मिसाल के तौर पर इसी की मिसाल ले लें, जैसे ये √-1 है, √-1 है, मैं इसका स्केयर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, √-1। मैं इसका स्केयर ले लेता हूँ तो स्केयर अंडर को कैंसिल करेगा तो -1 आ जाएगा। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। इसी तरीके से मान ले अगर मेरे पास लिखा हुआ है -2, इसका भी स्केयर लूंगा तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा वापस, स्केयर अंडर से कैंसिल तो -2 आ जाएगा। तो इमेजिनरी नंबर होते ही वो है जिनका स्केयर लेने के बाद आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। यही फर्क है रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हर रियल नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन सकता है। हर रियल नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन सकता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई नंबर है 2, ठीक है, अब ये सिंपल सा नंबर है तो इसे हम कहेंगे ये रियल नंबर है। लेकिन मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो कुछ इस तरीके से कि अगर मैं इसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर लगा दूं, मिसाल के तौर पे जैसे ये 2 है ना, मैं 2 के अंदर जमा कर देता हूँ कोई इमेजिनरी नंबर, साथ में लगा देता हूँ 0। अब 0 के साथ ये आयोटा, आयोटा का मतलब क्या है, √-1, और ये माइनस वाले इमेजिनरी ही होते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर कोई इमेजिनरी नंबर जमा कर देता हूँ तो ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ये बात इनमें रखें, जब भी रियल नंबर के अंदर कोई इमेजिनरी नंबर जमा हो जाता है तो उस पूरे को फिर हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो बेसिकली कोई भी रियल नंबर हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इस तरीके से लिख दें। जैसे कि मान लेगा मेरे पास लिखा हुआ है 5 है या -3 है, अभी तो ये रियल नंबर लग रहा है लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर मैं इसके साथ इमेजिनरी हिस्सा लगा दूं। अब इमेजिनरी पार्ट मैं कैसे लगा सकता हूँ, मैं 0 लगा के साथ में इमेजिनरी नंबर लिख दूं, मतलब आयोटा लिख दूं, तो अब 0 आयोटा मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा और 0 इसके अंदर प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इसको मैंने एक खास शक्ल में लिख दिया जिसके अंदर एक साइड पे मुझे रियल नंबर भी नजर आ रहा है और एक साइड पे मुझे इमेजिनरी नंबर भी नजर आ रहा है। तो अब इस पूरी फॉर्म को मैं क्या कहूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहूंगा। तो मतलब मैं किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स शक्ल में लिख सकता हूँ। अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है नॉट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर, कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। अब ये क्या बात है, इसको समझते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बनता है जब आप किसी नंबर के साथ क्या लगा देते हैं, आयोटा लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 5 + 3 आयोटा। अब इस पूरे नंबर को या पूरी वैल्यू को मैं कभी भी रियल नंबर नहीं कह सकता। उसकी रीजन क्या है कि इसके साथ क्या है, इमेजिनरी नंबर मौजूद है। जब तक इमेजिनरी नंबर मौजूद होता है उसे हम रियल नहीं कह सकते। रियल तभी होगा जब आप इमेजिनरी पार्ट को हटाएंगे या ये किसी तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाए। और अगर इमेजिनरी पार्ट रिमूव हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, वो रियल बन जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स रहेगा ही नहीं। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स ही रहता है, वो रियल नहीं बन सकता। कॉम्प्लेक्स को हम रियल नहीं कह सकते जब तक कि उसके साथ आयोटा मौजूद है। अगर आयोटा ही नहीं रहेगा तो फिर वो रियल बन सकता है, लेकिन जब आयोटा नहीं रहेगा तो फिर उसे हम कॉम्प्लेक्स भी नहीं कहेंगे फिर। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ
रियल नंबर, मतलब शुरू में नोट नहीं पढ़ा हमने कि नॉट एवरी कॉम्प्लेक्स इज अ रियल नंबर, हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता, ये बात ध्यान में रखें। कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, वो रियल नहीं बन सकते। सिर्फ एक कंडीशन है रियल बनेगी कि आप उनमें से आयोटा को रिमूव कर दें, और अगर आयोटा रिमूव कर देंगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं रहेंगे, वो रियल ही बनेंगे। बल्कि और इसकी जो ऑपोजिट है, रियल नंबर जो है, जैसे 2 एक रियल नंबर था, अब 2 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, साथ में आयोटा, जीरो के साथ आयोटा लिखकर, क्योंकि फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, जीरो मल्टीप्लाई होकर उसको भी जीरो ही कर देगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब लिखने का जो तरीका है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला बन जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रियल नंबर वाले किसी भी तरीके में नहीं लिख सकते, रियल नंबर में आयोटा नहीं होता, और आयोटा अगर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, किसी तरीके से रिमूव कर देंगे, तो वो तो फिर कॉम्प्लेक्स भी नहीं रहेगा। तो सादी सी बात है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ही रहता है, लेकिन रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स शक्ल में लिखा जा सकता है। तो यही बात कि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन नॉट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर, के हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता, जबकि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब ये बातें वो हैं जो बुक में लिखी नहीं हुई, आप इसको खुद लिख लीजिएगा यहाँ से देखकर। अब आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, अब आते हैं इसको डेफिनेशन की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पे आते हैं। जैसा कि अब आप सीख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह के होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होता है जिसके एक हिस्से में कोई रियल नंबर लिखा होता है और साथ में कोई ना कोई इमेजिनरी नंबर लिखा होता है, और इसी बात को हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो इस शक्ल में लिखा जाए, मतलब कोई रियल नंबर हो, साथ में कोई इमेजिनरी नंबर हो। इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या है कि साथ में आयोटा होता है, तो इसके भी साथ क्या होगा, आयोटा होगा। तो ये आयोटा आपका जो भी नंबर इस तरह की शक्ल में लिखा होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, ये बात इनमें रखें। चलिए आगे चलते हैं। वेयर, अब वो बता रहा है कि इस शक्ल के अंदर एक्स और वाई की क्या चीज़ है। ये जो एक्स है और ये जो वाई है, ये दोनों बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास रियल नंबर होते हैं। और ये जो आयोटा होता है, बेसिकली आयोटा क्या होता है, हमारे पास एक इमेजिनरी यूनिट होता है, या क्या लेके नंबर होता है। और हमें ये चीज़ पता है कि आयोटा किसके बराबर है, √-1 के बराबर है। और एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि हर आयोटा का मतलब हर इमेजिनरी नंबर का स्केयर लें तो आंसर क्या आता है, -1 आता है। तो हमने ये चीज़ जो कि पहले यहाँ पे भी बता दी है कि आयोटा किसके बराबर है, √-1 के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ स्केयर लेता हूँ, आयोटा का भी स्केयर लूंगा और √-1 का भी मैं स्केयर लूंगा, तो आयोटा का स्केयर क्या होगा, आयोटा स्केयर ही होगा, तो स्केयर 100 से कैंसिल होके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखें आयोटा का स्केयर लेने पे क्या आ रहा है हमारे पास, -1 आ रहा है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपने अच्छे से याद रख लेना है कि आयोटा इसके बराबर है √-1 के, और आयोटा का स्केयर किसके बराबर है, वो खाली -1 के बराबर है। इसी को यूज करके हम अपनी एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है उसे कंप्लीट करेंगे। तो अब जितना कुछ जान चुके हैं उसको मैं एक दफ़ा बुक से बता देता हूँ, फिर हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने की तरफ चलें। बुक से भी मार्किंग कर लें, ये आपका चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसमें कोई खास चीज़ नहीं है। तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इसके अंदर एक सवाल लिखा हुआ है, इज देयर अ रियल नंबर हुज स्केयर इज नेगेटिव। क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्केयर लें तो नेगेटिव आता है। तो हमने बात कर ली है कि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्केयर नेगेटिव नंबर आए। इसका जवाब उसने खुद भी दे दिया हुआ है इसके नीचे, ग्राफ के नीचे, कि स्केयरिंग एनी रियल नंबर नेवर रिजल्ट इन अ नेगेटिव नंबर, कि किसी भी रियल नंबर का स्केयर लें तो नेगेटिव नंबर नहीं आता। ये बात याद रखिएगा एज MCQs। ये वही बातें हैं जो ग्राफ के रिलेटेड थी, ये ग्राफ हमने आपको बना के दिखा दिए, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है नीचे कि इमेजिनरी नंबर क्या, वो कहता है एन इमेजिनरी नंबर डिफाइन एज स्क्वायर रूट ऑफ -1, कि इमेजिनरी नंबर बेसिकली ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट, यानी कि वो यूं कह रहा है कि स्क्वायर रूट -1 क्या होता है, आपके पास एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये सबसे छोटा इमेजिनरी नंबर है, बाकी -2 -3 ऊपर भी जा सकते हैं ये, और माइनस में भी हो सकते हैं। आगे वो कहता है कि दिस इमेजिनरी यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आयोटा, और इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज हमने आपको बता दी हुई है। आगे वो कहते हैं इमेजिनरी नंबर आयोटा टेल्स अस दैट आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, और ये चीज भी हमने आपको निकाल के दिखाई थी कि आयोटा का स्केयर क्या होता है,
1 होता है। ठीक है, ये सारी मार्किंग कर लीजिएगा। अब एक साइड बॉक्स है डू यू नो वाला, ये लाजमी पड़िएगा। इसमें उसने बताया कि ये यूज कहाँ पे होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर एसेंशियल फॉर मेनी टेक्नोलॉजीज लाइक स्मार्टफोन, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड एमआरआई इमेजिंग। तो इन सब टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आम रूटीन की बात की जाए तो उसमें ज्यादातर ये यूज नहीं होता, लेकिन टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए जहाँ पे 3D मॉडलिंग होती है उसमें तो ये लाजमी यूज होते हैं। उसके बाद आ जाए नीचे आप हिस्ट्री के ऊपर कि सबसे पहले इसकी हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से ये शुरू है। तो ये 16वीं सदी की बात है, 16th सेंचुरी की, कि एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैं कर देता हूँ, अगर आपको ठीक ना लगे तो आप उसे गूगल से भी ढूंढ के करेक्ट कर सकते हैं। जिरोलामा कार्डानो, ठीक है, ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन है, जिरोलामा कार्डानो ऐसा। आगे वो कहते हैं इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था, और उसके बाद फिर 18th सेंचुरी में आ जाए तो 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जर्मन मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने फिर क्या किया, उसी आइडिया को मजीद एक्सटेंड किया। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री है, इसको भी आप लाजमी हाईलाइट कर ले, जो मैंने किया वो याद कर लीजिएगा। अब इसके नीचे उसने आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर कि आप कह लें कि डेफिनेशन लिख दिया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई। वही डेफिनेशन यहीं तो मैंने लिखी थी कि ऐसा नंबर है जिसको आप x प्लस आयोटा वाई की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये सारी मार्किंग कर लीजिएगा। अब इसके नीचे जो आपका टॉपिक है रेक्टेंगुलर फॉर्म, वो इंशाल्लाह जब इसकी जरूरत होगी तब मैं ये बताऊंगा। पहले जितना पढ़ लिया उसको हम यूज करके अपने सवाल कर लें, बाद में इसकी तरफ आएंगे। अब अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, और उसमें लिखा हुआ है उसका फर्स्ट पार्ट आयोटा की पावर 5। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए आयोटा की पावर जो 5 है, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 अंदर और 2 बाहर। आयोटा की पावर 2 और 2 बाहर लिख देता हूँ। ऐसे क्या होगा, 2 to the 4 हो जाएगा। अभी ऊपर क्या थी, 5 थी, अभी भी एक कम है। जो एक पावर कम है उसको मैं अलग से लिख देता हूँ, आयोटा में अलग करके लिख देता हूँ। तो टोटल 5 ही है, बस मैंने उसे डिवाइड करके लिख दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि आयोटा जो स्केयर होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो जहां पे आयोटा स्केयर है मैं वहां पे -1 यूज कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर स्केयर रहेगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब माइनस का स्केयर हो जाता है प्लस, और 1 का स्केयर 1 नहीं रहता है, तो +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा ही रहेगा। नहीं जी, ये आपका आंसर आ गया। इसको सोल्व किया तो ये आ गया। तो इसका ये पार्ट 1 था। अब मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है इसका आयोटा की पावर 10। इसको भी उसी तरीके से करेंगे। 2 को पहले हम अंदर लिख लेते हैं क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू है ना हमारे पास, तो आयोटा स्केयर पहले हम बना लेते हैं, बाकी जो पावर बचती है फिर इसको बाहर लिखते हैं। तो ये 2 है और ऊपर 10 है, तो मैं बाहर 5 लिखूंगा ना, 5 to the 10 होता, तो इसलिए 5 to the 10 हो जाएगा, और मेरी पावर सारी पूरी हो गई यहीं पर ही। आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, और बाहर पावर है 5। अब ये चीज आपने 9th क्लास में भी काफी दफा की होगी कि जब माइनस के ऊपर पावर ओड आ जाए तो माइनस खत्म नहीं होता, तो माइनस तो रहेगा एज इट इज। 1 की पावर 5 1 नहीं रहता है। तो ये भी सोल्व हो गया आपका। तो ये पार्ट 2 था। मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है, इसमें माइनस आयोटा की पावर -19 है। तो पावर जब माइनस में होती है तो हमारे लिए जरा काम मुश्किल होता है। हम उसको पहले प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी फ्रैक्शन चेंज कर देते हैं। मतलब कि जैसे अभी इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 तो होता ही है ना हर एक के नीचे, तो मैं यूं कर देता हूँ, इन दोनों की फ्रैक्शन चेंज कर देता हूँ। 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर माइनस थी तो प्लस हो जाएगी, तो 1 ऊपर आ जाएगा, और माइनस आयोटा की पावर नीचे आके प्लस के 19 हो जाएंगी। ठीक है, अब इसे करते हैं सोल्व। सबसे पहले तो आप पावर को ही सोल्व कर लें। जैसे कि ये माइनस है और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो 19 है जो कि ओड है, और ऊपर मैंने बात बताई जब ओड आ जाए पावर तो माइनस खत्म नहीं होता, तो माइनस खत्म नहीं होगा, माइनस एज इट इज रहेगा, और मैं इसका यूं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 19। तो इस तरीके से मैंने इसकी ब्रैकेट ओपन कर ली। अब इसको सोल्व करेंगे हम। 1 ओवर माइनस तो एज इट इज, आयोटा की पावर 19 है तो मैं लिखता हूँ आयोटा की पावर 2 अंदर। अब बाहर वो वाली वैल्यू लिखूंगा जिसको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ तो 19 ही आ जाए, उसकी करीब तरीन वैल्यू आ जाए, तो वो मैं लिख देता हूँ 9 to the 18 होता है 18। एक आयोटा बच जाएगा, उसको मैं अलग से लिख देता हूँ साइड पे, तो टोटल 19 पूरे हो जाएंगे आयोटा। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू लिखा करें ताकि जल्दी सोल्व हो जाए। 1 ओवर ये माइनस टू एज इट इज रहेगा। अब आयोटा स्केयर क्या होता है, वो होता है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। बाहर पावर 9 थी तो बाहर पावर 9 रहेगी, मल्टीप्लाई बाय आयोटा एज इट इज रहेगा फिलहाल। फर्दर आप देख लें तो माइनस फिर वही बात कि माइनस के ऊपर जो पावर है वो तो ओड है, ओड माइनस को खत्म नहीं करता, तो माइनस एज इट इज रहेगा। 1 की पावर 9 1 हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें आप, 1 ओवर माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर प्लस आयोटा आ जाएगा। ये चीज आ गई। अब आयोटा बटे के नीचे है तो हमारी कोशिश होती है कि ये ऊपर ही रहे, तो उसके लिए हम इसकी क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। उसका तरीकेकार भी आपने 9 में सीखा होगा कि आप नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अगर इसके साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस हो रही होती तो फिर साइन चेंज करके करते हैं। अब चूंकि अकेली वैल्यू है तो फिर उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं आप। ये वाला आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा ही हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर बन जाएंगे। और आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास है, ऊपर है आयोटा, नीचे आयोटा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई क्या करना है, ये जो माइनस है आप नीचे लिख लें या ऊपर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर आ जाएगा आयोटा के साथ माइनस, नीचे बचेगा 1। अब बटे के नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता, तो वो मैं नहीं लिखता। तो ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप ये भी समझ चुके होंगे। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि आयोटा की जो पावर है वो माइनस में है, तो माइनस में सोल्व नहीं हम करेंगे, हम इसे प्लस में लेके जाएंगे। माइनस में ज़रा काम ज़्यादा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तो इसलिए प्लस में ज़रा इजी रहता है। तो क्या करेंगे, ये ऊपर ऐसे नीचे ले आऊँगा तो ये प्लस हो जाएगी। फ्रैक्शन चेंज करनी होती है ना, तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगी, तो इसकी पावर माइनस थी तो अब प्लस 26 हो जाएगी। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 27 एज इट इज़ डिवाइड, ये आयोटा की पावर 26 है तो मैं यूं कर लेता हूँ, आयोटा की पावर 2 तो अंदर आएगी और बाहर वो वाली वैल्यू लिखूंगा जिसको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ तो पूरा 26 आ जाए या इसकी कोई करीब वैल्यू आए, तो वो मेरे पास वैल्यू बनती है 13। 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26 ही आता है, तो फिलहाल यही मैं लिखूंगा। फर्दर आप देखें तो 27 तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 और बाहर पावर क्या है 13 है। नेक्स्ट देखते हैं जी 27 एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब माइनस के ऊपर पावर ओड है ना, 13 एक ओड नंबर है तो माइनस खत्म नहीं होगा, माइनस एज इट इज रहेगा और 1 की पावर 13 1 ही रहता है। और 27 के नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिंपल क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा और साथ में ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब बटे के नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता तो हम नहीं लिख रहे, तो इसको भी हमने सोल्व कर लिया, ये भी हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो ये फोर्थ पार्ट था। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी ये फिफ्थ पार्ट है, इसमें देखें आयोटा 11 लिखा हुआ, तो मैं पहले यूं करूंगा कि आयोटा की पावर 2 अंदर आ जाएगी और बाहर वो वाली वैल्यू लिखूंगा जिसको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ 11 आ जाएगी, इसकी कोई करीब तरीन वैल्यू आए। तो 11 तो नहीं आएगा तो मैं 5 लिख देता हूँ। देखो 5 टू द 10, अगर मैं 6 लिखूंगा तो 6 टू द 12 हो जाएगा, वो बड़ी हो जाएगी, बड़ी की तरफ नहीं हम जाते, यहाँ तो वही आ जाए उसके कोई करीब आए, तो वो फिर 5 ही बनती है, 5 टू द 10 और ए ऊपर 11 है, ए का आयोटा बच गया तो वो मल्टीप्लाई लगा के ए का आयोटा हम अलग से लिख देंगे, प्लस फिर आयोटा की 5 है उसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, आयोटा की पावर 2 अंदर आएगी और बाहर भी मैं लिखूंगा 2 टू द 4, ए का आयोटा बच गया ना, जो बच गया उसको हम अलग से लिख लेते हैं साइड पे। फर्दर देखें आयोटा स्केयर जो है वो होता है -1 के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, बाहर पावर 5 है तो वो 5 रहेगी, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, प्लस इधर भी सेम वही चीज़ है, आयोटा स्केयर -1 के बराबर, बाहर पावर 2 है तो 2 आ जाएगी और साथ में मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब माइनस का जब माइनस के ऊपर जब पावर ओड आ जाए माइनस खत्म नहीं होता, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, 1 की पावर 5 1 नहीं होता है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, प्लस यहाँ पर देखें कि माइनस के ऊपर जो पावर है वो इवन है, तो माइनस का जो स्केयर होता है वो प्लस हो जाता है, यहाँ इवन पावर आ जाए तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो हो जाएगा प्लस और 1 का स्केयर हो जाएगा 1, तो +1 को सिंपल ऐसे लिख लें आप। अब ये आयोटा इस -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा हो जाएगा और ये वाला आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा हो जाएगा।
प्लस आयोटा माइनस आयोटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो एट द एंड आंसर क्या आएगा, 0 आएगा आपके पास। ले जी, ये भी आपका सोल्व हो गया। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट था। इसके बाद मूव करते हैं 6 की तरफ। तो ये 6 पार्ट आपके सामने। मेथड वही है, सब में वही तरीकेकार है। जैसे कि आयोटा स्केयर है तो सबसे पहले हम यूं कर लेते हैं, बल्कि आयोटा 4 है ना, इसको हम स्केयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यूं कर लेते हैं, आयोटा स्केयर अंदर आ जाएगा और एक स्केयर बाहर आ जाएगा, 2 टू द 4 हो जाएगा। प्लस या आयोटा की पावर 3 है तो मैं इसको यूं लिख लेता हूँ, आयोटा स्केयर एक दफा और आयोटा अलग। इसकी पावर 1 है ना, 1 जरूरी नहीं होता लिखना, और 2 और 1 3 ही रहेगा। तो मैं 1 नहीं लिख रहा, खाली यूं भी लिख दूंगा तो इसका भी मतलब है कि ये मिलके 3 ही बनाएंगे। प्लस आयोटा स्केयर को एज इट इज रहने दें आप, और ये वाला भी आयोटा फिलहाल ऐसे ही रहने दें। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। आयोटा स्केयर होता है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1, ऊपर स्केयर आ जाएगा। प्लस ये भी आयोटा स्केयर है, इसकी जगह पर भी -1 आ गया, और बाहर आयोटा मौजूद है तो वो बाहर ही रहेगा। प्लस आयोटा स्केयर की जगह पर भी -1, और ये वाला आयोटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। फर्दर देखें तो माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है तो ये आ जाएगा +1, प्लस माइनस माइनस और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा हो जाएगा। ये भी देखें प्लस माइनस माइनस और 1 आ जाएगा, और प्लस आयोटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। इनमें आप देख सकते हैं कि इनकी कटिंग हो रही है, +1 से -1 कट जाएगा, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो 0 होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यही हमारे पास हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। तो ये 6 वाला पार्ट था। मूव करते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ। तो ये रहा आपका 7 पार्ट। करते हैं इसको भी सोल्व। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसकी जो पावर है बाहर वाली वो माइनस में है, तो इसको पहले प्लस में बदल लेते हैं। प्लस में बदलने का तरीका ये होता है कि आप फ्रैक्शन चेंज कर दें, मतलब बटे चेंज कर दें, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाले नीचे ले आए। तो आयोटा की 5 ऊपर आ जाएगी और आयोटा की पावर 8 नीचे आ जाएगी। तो फिर ये जो बाहर पावर माइनस में थी अब ये +5 हो जाएगी। ठीक है, वो इस तरीके से, क्योंकि -5 इसके साथ है ना, तो इसका -5 नीचे आके प्लस हो गया, इसका ऊपर जाके प्लस हो गया, तो ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब फर्दर इसे सोल्व करते हैं हम। जैसे आयोटा की पावर 5 है, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 2 और फिर बाहर 2 टू द हो जाएगा 4। अभी भी एक कम है तो उसको मैं मल्टीप्लाई डाल के अलग से लिख देता हूँ। फिर डिवाइड में भी ऐसे कुछ होगा। यहाँ पे आयोटा की पावर 8 है तो मैं यूं लिखूंगा, आयोटा का स्केयर अंदर और बाहर अब आएगा 4 टू द 8 होता है। इस तरीके से सारी पूरी होगी तो कुछ भी नहीं बचा, और बाहर जो हमारे पास होल पावर थी 5 वो एज इट इज रहेगी। वो फिलहाल ऐसे ही, उससे बाद में सोल्व करेंगे हम। फर्दर आप देख लें कि आयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो यहाँ आ जाएगा -1। अब -1 तो इसकी जगह पे है, बाहर भी स्केयर मौजूद है तो बाहर वाला स्केयर फिलहाल हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, फिर डिवाइड। यहाँ पे देखें आयोटा का स्केयर है तो इधर भी आ जाएगा -1, और इसके ऊपर पावर 4 है तो पावर इसकी भी हम 4 लगाएंगे, और बाहर होल पावर 5 थी तो वो बाहर वैसे ही रहेगी। अब इसको फर्दर सोल्व मैं यहीं पर ही कर देता हूँ। यहाँ देखें माइनस का जो स्केयर है वो हो जाएगा +1, और मल्टीप्लाई क्या था, आयोटा था, डिवाइड। यहाँ पर देखिए माइनस का स्केयर बल्कि पावर 4 है जो कि एक इवन नंबर है, इवन हो तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और 1 की पावर 4 1 ही रहेगा तो +1 आ जाएगा, और बाहर पावर क्या है, 5 है। अब आप देख लें आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा 1 से डिवाइड भी हो रहा है, तो ओवरऑल सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आयोटा ही बचेगा, आयोटा की पावर 5 बचेगी, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको आपने सोल्व कर लेना। आयोटा 5 है, इसको आप यूं लिख लें, आयोटा स्केयर अंदर और 2 बाहर, 2 टू द 4, अभी भी एक बच गया तो उसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। अब आयोटा स्केयर की जगह पे आएगा -1, और बाहर वाला जो स्केयर है तो वो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब माइनस का स्केयर हो जाएगा प्लस, और +1 आ जाएगा, +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और आयोटा +1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा ही रहेगा। नहीं जी, आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। तो ये इसका था, ये 7 पार्ट था। मूव करते हैं इसके 8 पार्ट की तरफ। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, लिखा हुआ आयोटा 13 और आयोटा 29। तो मैं इसको यूं कर लेता हूँ। वैसे आप इस यूं भी कर सकते हैं कि जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर इकट्ठी भी कर सकते हो, नहीं तो आप सेपरेटली भी इनको सोल्व कर ले तो वही ज़्यादा बेहतर है।
आयोटा 13 है, मैं इसको यूं लिख लेता हूँ आयोटा स्केयर अंदर। अब बाहर वो वाली वैल्यू लिखूंगा, यहाँ तो 13 आ जाए या इसके करीब तरीन कोई वैल्यू आए, तो वो है 6 टू द 12 होता है, 6 टू द 12, लेकिन ऊपर 13 है, अभी भी एक कम है तो उसको अलग से लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब यहाँ पे 29 है तो आयोटा की पावर 2 और बाहर मैं लिख दूंगा 14 टू द 28 होता है, अभी भी एक आयोटा बच गया, ऊपर 29 था नीचे 28 बना है, तो उसको मैं अलग से यूं लिख लेता हूँ आयोटा। अब आप देखेंगे आयोटा स्केयर जो है वो होता है -1, ऊपर पावर आ गई 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, फिर मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 पावर 14 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब माइनस की पावर 6, तो 6 चूंकि एक इवन नंबर है तो माइनस बन जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा +1 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई, ये भी देखें एक इवन नंबर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो +1 आएगा, और साथ में क्या आ गया आयोटा आ गया। अब आप देखेंगे आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा ही रहेगा, ये भी आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा ही रहेगा। अब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर हो जाएगा, और आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने इसको भी सोल्व कर लिया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन 2-2 नंबर के ये पेपर में आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कहीं भी इशू आए तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर समझ आ जाए तभी कमेंट करके बताया करो, फिर वीडियो दोस्तों तक शेयर भी कर दें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो कहता है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, मतलब कि आपने अपने इस सवाल के अंदर आयोटा वाली वैल्यू को लेके आना है, यानी कि आयोटा की शक्ल में लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आप देखें ये 2 तो फिलहाल एज इट इज रहेगा, प्लस अंडर रूट, ये जो लिखा हुआ है -4, मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं ना, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई -1 -4 ही रहेगा। अब इसका फायदा ये होगा कि मैं इन दोनों का अंडर रूट अलग से लिख सकता हूँ, 4 का अंडर रूट अलग हो जाएगा और -1 का अंडर रूट अलग हो जाएगा। फर्दर आप देखें तो ये जो 2 है ये 4 है, 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2 होता है, और -1 का अंडर रूट क्या होता है, ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो आयोटा होता है ना, ये किसके बराबर होता है, बेसिकली अंडर रूट -1 के बराबर होता है, और आयोटा का जो स्केयर होता है वो बराबर होता है -1 के। तो अभी तो हमारे पास क्या है अंडर रूट -1, तो अंडर रूट -1 किसके बराबर आ रहा है आयोटा के, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे आयोटा को ही। तो देखें आपका क्वेश्चन पहले इस तरह था, अब ये आयोटा की फॉर्म में आ गया। तो काफी सिंपल है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, यही आपका आंसर है। पार्ट 2 आपके सामने है। अब इसमें भी सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है ना, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, 3 माइनस इसके साथ करेंगे हम, अंडर रूट लिखा हुआ है -7, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 3 माइनस, अब अंडर रूट दोनों का अलग करके भी लिखा जा सकता है, 7 का अंडर रूट अलग और अंडर रूट -1 अलग कर लें, 3 भी एज इट इज माइनस अंडर रूट 7 भी एज इट इज, लेकिन ये जो अंडर रूट -1 है ये आयोटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे आयोटा आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन था ये आयोटा की फॉर्म में आ गया था, और यही उसकी डिमांड थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ये था सेकंड पार्ट। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है आपके सामने। सबसे पहले ये जो 2/5 है इसको तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज ही रहेगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए 16 है, इसको सेम उसी तरीके से हम लिखेंगे। मैं लिखूंगा 16 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि वो फिर मल्टीप्लाई होकर -16 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, फर्दर 2/5 एज इट इज, प्लस अब इन दोनों का आप अंडर रूट अलग कर लें, 16 का अंडर रूट अलग और -1 का अलग, डिवाइडेड बाय 5, 2/5 एज इट इज, प्लस अब देखिए 16 का अंडर रूट होता है हमारे पास और वो होता है 4, तो यहाँ पे आ गया 4, -1 का अंडर रूट आयोटा होता है तो साथ में आयोटा आ जाएगा। अब नीचे 5 लिखा हुआ है तो आप भी डिवाइड में 5 लिख लें। तो अब आपका क्वेश्चन भी आयोटा की फॉर्म में आ चुका है और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ये था इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, तो अंडर रूट 2 एज इट इज माइनस, अब इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, अंडर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय -1
इस तरीके से लिख लेते हैं। दोनों का अंडर रूट अलग कर देंगे, 3 का अंडर रूट अलग हो गया और -1 का अलग हो गया। अंडर रूट 2 एज इट इज माइनस अंडर रूट 3 भी एज इट इज, लेकिन ये वाला जो अंडर रूट -1 है इसकी जगह पे हम आयोटा लिखेंगे क्योंकि ये आयोटा के बराबर है। नहीं जी, आपका ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट होता है और हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब हमने स्टार्ट करना है, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो मैं उन कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद फिर बुक से मार्किंग भी करवा दूंगा कि वो बुक में कहाँ पर मौजूद है, तो आप बुक पे निशान भी लगा लीजिएगा। तो पहले उन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर अपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म का क्या मतलब है। हमने ये चीज़ तो पढ़ी है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म किस तरह का होता है, अभी रिसेंटली हमने शुरू में ये चीज़ कवर की थी। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह की शक्ल का होता है, मतलब एक एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स का मतलब कोई रियल नंबर है और साथ में आयोटा वाला कोई नंबर होगा, मतलब आयोटा का मतलब है इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर के साथ कोई वाई भी कोई रियल नंबर होता है लेकिन उसके साथ चूंकि आयोटा लिखा होता है तो फिर उसे हम इमेजिनरी पार्ट कह देते हैं। खैर, एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस तरह की फॉर्म में लिखा जाता है और इसी फॉर्म को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, इसी फॉर्म को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। अब इसमें एक चीज का ख्याल रखें कि ये जो लिखा हुआ है ना आयोटा वाई, आप पहले आयोटा और बाद में वाई भी लिख सकते हो, पहले वाई और बाद में आयोटा भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आयोटा वाई लिखा हुआ है और यहाँ पे वाई आयोटा लिखा हुआ, तो इससे कोई मसला नहीं होता, पहले आप आयोटा लिख लें या पहले आप वाई लिख लें, वाई का मतलब कोई नंबर होगा। तो ये चीज अब क्लियर होगी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है। इस तरह की फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको समझनी है। जैसे कि सबसे पहली बात, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो एक्स वाली वैल्यू है और ये जो वाई वाली वैल्यू है ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास रियल नंबर है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये दोनों रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ ये जो आयोटा लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इमेजिनरी नंबर। इन बातों का ख्याल रखना आपने। तो x भी रियल है और y भी रियल है। अगर कोई मैं नंबर मिसाल के तौर पर लिखूं तो 2 + 3 आयोटा में लिख लेता हूं, तो इसके अंदर 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, तो ये दोनों क्या है, रियल है। लेकिन आयोटा क्या है, हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ कि एज अ नंबर ये दोनों क्या है, रियल है, और एज अ नंबर ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। आगे वो कहता है x इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो x होता है, मतलब वो वाला नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं। क्लियर, तो x हमारे पास क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट है। तो अगर इसकी बात करूं तो 2 क्या होगा, 2 हमारे पास रियल पार्ट होगा। क्लियर, पार्ट की बात कर रहा हूँ। वैसे एज अ नंबर बात की जाए तो नंबर में तो 2 और 3 दोनों ही रियल है, लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। तो हिस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, ये हमारा रियल पार्ट है या रियल हिस्सा है। इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, एक्स इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्स है यानी कि वो नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसे हम रियल पार्ट कहते हैं। आगे चलते हैं, y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आयोटा के साथ जो नंबर होता है ना, होता तो वो रियल ही है, y है वो रियल ही, लेकिन उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर के साथ है। इसी तरीके से बात की जाए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 3 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, नंबर नहीं है ये, नंबर ये रियल ही है, लेकिन पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी नंबर की ये साथ है। तो ये हमारे पास होगा इमेजिनरी और 2 क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, इन बातों का आपने ख्याल रखना है, रियल पार्ट होने में और रियल नंबर होने में फ़र्क है, इमेजिनरी पार्ट और रियल नंबर में भी फ़र्क है। चलें जी, ये चीज़ें क्लियर होगी। अब इसके आगे इसके अंदर कुछ मजीद बातें उनको देख लेते हैं। वो कहते हैं इफ x इज इक्वल टू 0 द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी, मतलब अगर आपकी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में x 0 हो जाए, x का मतलब क्या था, रियल पार्ट, अगर यही 0 हो जाए तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, सिर्फ आयोटा वाला हिस्सा बचेगा। मतलब अगर मैं इसमें x को 0 लिख दूं तो x हो जाएगा 0 प्लस आगे क्या है, आयोटा y है, तो मेरे पास बच गया आयोटा y। तो x तो 0 हो गया, सिंपल क्या बच गया फिर, आयोटा y बच गया। अब इस तरह का जो नंबर होता है जिसके अंदर सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू मौजूद होती है
उससे हम कहते हैं ये हमारा प्योर इमेजिनरी है। ठीक है, अगर मैं मिसाल के तौर पर इसमें 2 को 0 कर दूं, 2 की जगह पे आ जाए 0, खत्म हो जाए, यानी कि 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिंपल क्या बचेगा, 3x बचेगा, 3 आयोटा बचेगा। तो 3 आयोटा यहाँ पे क्या है, एज अ प्योर इमेजिनरी नंबर है। कुछ भी लिख लें, -2 आयोटा क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनके अंदर रियल पार्ट होता ही नहीं है, सिंपल इमेजिनरी पार्ट ही होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके अंदर रियल पार्ट नहीं होता, ये रियल वाला नहीं होता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर इमेजिनरी कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y की वैल्यू 0 हो जाए, इसके अंदर x की जगह पे अगर y 0 हो जाए, अगर y 0 हो जाए तो फिर क्या होगा, तो y अगर 0 हो जाएगा तो y 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे लिख के देखते हैं, x प्लस आयोटा, y अगर 0 हो जाएगा तो 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और 0 x में जमा हो गया, सिंपल क्या बचेगा, x ही बचेगा। और x हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। यही बात तो उधर लिखी हुई है कि इफ y इज इक्वल टू 0 द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी रियल। अगर आपकी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में y वाली वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि आयोटा वाली वैल्यू 0 हो जाए, तो बाकी फिर जो बचेगा वो सिंपल क्या होगा, रियल नंबर होगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये मैंने लिखा था 2 + 3 आयोटा, अगर आयोटा ही 0 हो जाए, यहाँ 3 की वैल्यू 0 आ जाए, यहाँ पे आ जाए 0 आयोटा प्लस 2, तो ये तो खत्म हो गया, सिंपल क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 क्या है, एक रियल नंबर है, 2 रियल नंबर में आ जाएगा। ये बात एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना, ही ऐसे आ सकती है। यूं लिखा जा सकता है कि x प्लस आयोटा वाई इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। ये एक रियल नंबर बन सकता है, कब बन सकता है, जब y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर कब बन सकता है, जब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इस तरीके से पेपर में आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से आपने जहन में रखना है। आगे इसके थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज कस्टमरी टू डिनोट द स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई एज z। वो कहता है कि ये एक रिवायत है, ये कस्टमरी का मतलब है रिवायत, मतलब शुरू से चलता आ रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसे z के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो ये है। अब इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, z के साथ। तो मोस्टली जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको z के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड है, कोई हार्ड एंड कोर कोई चीज़ नहीं है कि आप z के अलावा नहीं कर सकते। समटाइम इसको w के साथ भी किया होता है, लेकिन ज़्यादातर z के साथ ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लें, मान लें यही लिख लेते हैं 2 + 3 आयोटा, तो अगर आपने इसे रिप्रेजेंट करना हो तो सिंपल उसको z के बराबर फर्ज करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये चीज वो कह रहा है। अब इसके अंदर वो आगे क्या कहता है कि एज वी राइट x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z और y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस तरह लिखने का फायदा ये होता है कि आप इस तरीके से बता सकते हैं कि z यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या होगा, इस तरीके से कि रियल पार्ट ऑफ z वो क्या होगा, रियल पार्ट यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। और अगर आपने बताना है कि इस z में इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप ऐसे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट होता है योटा के साथ वाला, वो 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होगी, उम्मीद आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, एक आखिरी चीज़ है, इसको समझ लेते हैं कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा। ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त ही बराबर होते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो जाए। ये ध्यान में रखें, जब दोनों हिस्से आपस में बराबर हो जाएंगे तब हम उसे इक्वल कहेंगे। जैसे कि इसके रियल पार्ट में 2 है और इसके रियल पार्ट में भी अगर 2 आ जाए, इसके इमेजिनरी पार्ट में 3 है और इसके इमेजिनरी पार्ट में भी 3 आ जाए, तब मैं क्या कहूँगा, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो मैं ये बात इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 कह लें, इस तरीके से x प्लस आयोटा y, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, वो इस तरीके से है a प्लस आयोटा b, 2 हैं, और मैं कहता हूँ ये दोनों बराबर है, z1 बराबर है z2 के। अगर ये दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हैं। तो दोनों के रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट x है
और इसका रियल पार्ट a है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए। और इसका इमेजिनरी पार्ट y है और इसका इमेजिनरी पार्ट b है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए। सिर्फ इसी कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। ले जी, यहाँ तक जितनी बातें थी हमने कर ली। अब बुक पर इसकी मार्किंग कर लेते हैं, बता देते हैं कि ये बातें बुक में कहाँ पे लिखी हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो आपके बुक के ऊपर ये टॉपिक है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पीछे तक हमने कर लिया था इससे पहले, और नेक्स्ट टॉपिक ये था। ये सारा करना है आपने, ये सारी बातें वही लिखी हैं जो हमने आपको बता दी हुई है। उसके बाद नीचे टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होते हैं। तो इसमें भी वही बातें लिखी हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो इक्वल कब हो जाएंगे, जब दोनों का रियल पार्ट बराबर हो जाएगा और जब दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये भी सारा कर लेना है। तो ये बस इतनी सी मार्किंग है, ये बुक से कर लीजिएगा। आप अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्यों मैं इसे कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का होता है, यहाँ चले यूं लिख लें x प्लस आयोटा वाई, मतलब कोई एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है। अब ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, एक रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आयोटा मौजूद नहीं है तो इसे आप x कह लें। और ये सारे का सारा क्या है, आपके पास इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा, तो इसे y कह दें। तो देखिए सेम वही शक्ल बनी है ना, x प्लस आयोटा वाई। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारा एक इमेजिनरी नंबर है, काफी बड़ा है लिखा हुआ है क्योंकि ये इसके अंदर वेरिएबल्स आ गए, लेकिन है ये एक इमेजिनरी नंबर ही। अब ये भी एक इमेजिनरी नंबर है और ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, बीच में क्या लिखा हुआ, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, जो अभी हमने समझा कि दो इमेजिनरी नंबर इक्वल सिर्फ उस कंडीशन में होते हैं जब दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल हो जाए और दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब ये रियल पार्ट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो मैं यूं लिख सकता हूँ 2x प्लस 5, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये इमेजिनरी के बराबर होगा, मतलब कि y माइनस 3 ये बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, आयोटा साथ में नहीं आएगा, इमेजिनरी पार्ट की बात हो रही है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा उसमें शामिल नहीं होता, आयोटा के साथ वाली नंबर होता है। तो ये इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये हमने इक्वल प्रॉपर्टीज, जो इक्वल होते हैं वो वाली प्रॉपर्टीज यूज कर ली, मतलब इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर वाली प्रॉपर्टीज यूज कर ली। अब इसी को सोल्व करके x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। 2x यहीं पे रहने दे, 5 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो -4 आएगा, यहाँ बच गया 2x। 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -4 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आ जाए, ये -3 है, इक्वल के उधर जाके ये हो जाएगा +3 और इनको प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से आपने x और y की दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक ये इसका पार्ट 1 था, उम्मीद आप समझ चुके होंगे। इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो ये रहा इसका पार्ट 2, सेम उसी तरीके से करेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये रियल पार्ट है, ये रियल है, ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो 3x प्लस 2 ये बराबर होगा 5 के, और ये जो हिस्सा है हमारे पास ये सारे का सारा माइनस भी साथ में आएगा, माइनस इंटू 4 माइनस वाई, ये बराबर होगा 3 के। ठीक है, तो इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर और रियल रियल के बराबर। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 3x एज इट इज, 2 प्लस है उधर जाके हो गया माइनस, इनको माइनस किया तो 3 आ गया। अब दोनों तरफ 3 है, कैंसिल हो जाएंगे, अभी कर लें। 3 1 3 और 3 1 3, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब y की वैल्यू, अब ये माइनस है ना, आप यूं कर लें कि माइनस को अंदर ले जाएं, तो ये ब्रैकेट ओपन करेगा तो +4 था तो ये -4 हो जाएगा, ये -y था तो +y हो जाएगा। तो माइनस अलामतें चेंज कर देता, वो उसने कर दी। -4 उधर जाके हो जाएगा +4, इनको प्लस किया तो आपके पास 7 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास y की भी वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक आपका पार्ट 2 भी हो गया। इसके बाद मूव करते हैं आपके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 है,
इसके अंदर आप गौर करें तो आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आयोटा वाली वैल्यू मौजूद है और इसमें भी आयोटा वाली वैल्यू मौजूद है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि इसको सोल्व करके आयोटा वाली सारी अलग कर लेंगे और जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको अलग कर लेंगे, ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए। जब अलग होंगे फिर हम कंपेयर कर पाएंगे। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सिंपल है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x को मल्टीप्लाई कर दें, x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, x आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा x हो जाएगा, प्लस आगे y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y ही आ जाएगा, 1 से जो भी मल्टीप्लाई हो वही वापस आ जाता है, y 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब इनमें जो आयोटा वाली है एक ये है और एक ये है, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2x ये वाला, इसके साथ आयोटा नहीं है और y के साथ भी नहीं है, प्लस y, मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब जो आयोटा वाली है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, एक ये आ गई आयोटा x और एक ये आ गई माइनस के 2y आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा आपके पास एज इट इज। फर्दर इनको मैं ब्रैकेट लगा के जरा सेपरेट कर लेता हूँ, जरा अलग अलग हो जाएंगे ये, प्लस अब इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो मैं आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ। अब कॉमन आप शुरू में भी लगा सकते हैं आयोटा को, नहीं तो एंड पे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब इसमें से आयोटा कॉमन निकल गया तो सिंपल बच गया x, इन दोनों में से भी आयोटा कॉमन चला गया तो बच गया माइनस के 2y, इक्वल के इधर है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि ये वो शक्ल बन गया जिसमें रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है, आयोटा वाला अलग हो गया साथ और जिनके साथ आयोटा नहीं है वो अलग हो गया। अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो अब हम कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस वाई ये बराबर आ जाएगा 3 के, ये भी रियल है और ये भी रियल है तो रियल रियल आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद बात की जाए तो इमेजिनरी की, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है x माइनस 2y, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके इमेजिनरी पार्ट के यानी कि 4 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और मसला खड़ा हो गया, आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर x और y दो दो वेरिएबल मौजूद है। इससे पहले वाले जो सवाल हम कर रहे थे ना, सेपरेट करने के बाद क्या हो रहा था, इसमें सिर्फ x मौजूद था तो x की वैल्यू आ जाती थी, एक साइड पे सिर्फ y मौजूद होता था तो y की वैल्यू आ जाती थी। अब दोनों में दोनों ही वेरिएबल्स आ गए हैं, इक्वेशन नंबर 1 में भी दोनों वेरिएबल है, इक्वेशन नंबर 2 में भी दोनों ही वेरिएबल हैं। अब इस कंडीशन में इसको कैसे सोल्व करें, अब नीचे जगह कम है इसलिए मैं इनको पहले नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ फिर समझाता हूँ। अब आपने करना ये होता है, जब भी दो वेरिएबल आ जाएं दो इक्वेशन में तो आप किसी एक वेरिएबल को बराबर करके आपस में प्लस माइनस करके उसको खत्म कर दें और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर जैसे x के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे 2, अब यहाँ पे x के साथ 2 नहीं है तो आप ऐसा कुछ करें, मतलब कुछ किसी भी तरीके से, अब कैसे करते हैं वो मैं आगे जाके बताऊंगा। हम कुछ ऐसा करेंगे कि x के साथ भी क्या आ जाए 2 आ जाए, जब यहाँ पर भी 2x होगा यहाँ पर भी 2x होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो x वाली वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगी y वाली वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये तरीका होता है कि आप वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करें और फिर दोनों इक्वेशन को प्लस कर लें या माइनस करके उन वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर दें यानी कि निकाल दें और एक वेरिएबल बच जाएगा फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी। या एक तरीका ये होता है कि आप दोनों में से किसी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, मिसाल के तौर पर यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x यहीं पे रहने दें, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2y हो जाएगा। अब ये x की जो वैल्यू आई है इसे आप अपनी पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो वहां से आपके पास फिर एक वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू को दोबारा यहाँ पे लिखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्लियर हो जाएगी। आप दोनों में से कुछ भी कर लें, मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके आपस में प्लस माइनस कर लेता हूँ। अब ये कैसे होगा, आप चाहे x वाले कोएफिशिएंट को इक्वल कर लें चाहे y वाले को कर लें, तो यूं कर लेते हैं कि x वाले को ही इक्वल कर लेते हैं। x के साथ यहाँ पे देखें 2 है और यहाँ पे x के साथ 1 है। अब इसको भी 2 बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको 2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं पूरी वैल्यू को तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 2 1 2 हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही करूंगा कि मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो मैं लिखता हूँ, अब ये सारा काम मैं थोड़ा इकट्ठे करना चाह रहा हूँ, तो पहले तो मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। जब मैं ये 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या होगा, सारी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x,
y भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले भी इसके साथ 2 लिखा हुआ, 2 टू द 4 हो जाएगा तो माइनस के 4y हो जाएगा इज इक्वल 4 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 टू द 8 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये भी प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है, तो जब मैं दोनों को माइनस करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो गई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये सारा काम मुझे यहाँ पे लिख कर बताना है, तो मैं लिखूंगा कि इक्वेशन नंबर 1, या पहले यूं लिखे इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कि हमने इक्वेशन नंबर 2 को क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, देन फिर क्या किया उसको इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 थी ना, इसमें से फिर हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। इसको माइनस करेंगे, अब हम माइनस करेंगे तो अलामत बदलेगी ना, जब ये माइनस करेंगे, ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो अलामतें बदल जाएंगी तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसी बात को अब हम लिख रहे हैं कि 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, देन क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर दिया, देन सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 के इक्वेशन नंबर 2 को हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और फिर उसको क्या किया 1 में से माइनस कर दिया, ये 1 लिखी और इसमें से माइनस कर दिया। जब माइनस करते हैं तो भी अलामतें बदलती हैं, तो नीचे सबकी मैंने अलामतें बदल दी। अब इनको आप माइनस कर दें, ये 2x था प्लस का, ये 2x था माइनस का। अब ये जो अलामतें बदली हैं अब आप उसको फॉलो करेंगे तो ये हो गई कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, प्लस 4y है, ऊपर भी प्लस 1y है, तो जमा होके 5y हो जाएगा इज इक्वल, यहाँ पे देखिए -8 है और +3 है, 8 में से 3 जाए तो 5 बचता है। अब चूंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो ये माइनस का 5 बचेगा। अब दोनों तरफ 5 है तो यहीं पर ही कैंसिल कर दें, 5 वन द 5 और 5 वन द 5, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया y इज इक्वल टू -1। इस तरीके से आपके पास ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, उम्मीद है आप समझे होंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये, आप इसे एक बार भी कर लेंगे जुबानी तो आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में लिख लें या 2 में लिख लें, जहां मर्जी लिखें, आपके पास x की वैल्यू वापस आ जाएगी। तो मैं नीचे लिख देता हूँ पुट इन 1, देख लेते हैं किस में लिखें, चलें 2 में लिख लेते हैं y की वैल्यू को ना, पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे y की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 थी x माइनस 2y, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू आनी है, तो मैं इस y की जगह y की वैल्यू लिखता हूँ, वो है -1। इसको सोल्व कर लें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 वन द 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +2 है, उधर जाके हो जाएगा -2, तो 4 -2, बाकी हमारे पास बच गया 2। नहीं जी, इस तरीके से आपके पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, और यही हमारे पास हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आप समझे होंगे। अगर यहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है तो इसको फिर से एक बार सुन लें, इंशाल्लाह आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट था, इसके बाद मूव हम करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट आप अलग अलग नहीं है, इसमें भी आयोटा वाली वैल्यू मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। तो पहले हम इनको सोल्व करके अलग करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले x अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा, x आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के x आयोटा आ जाएगा, प्लस यहाँ से y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा, और y आयोटा से मल्टीप्लाई होके y आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस के आयोटा। फर्दर जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको अलग कर लें, तो ये x था और यहाँ से 2y था, इनके साथ आयोटा नहीं है, इनको हमने अलग करके लिख लिया, प्लस और जिनके साथ आयोटा है जैसे कि ये -x, इसको अलग कर लेते हैं हम, -x यहाँ पे आ गया, साथ में आयोटा, और इसी तरीके से y आ गया, y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। इनको ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि ये लग रहे हैं, इनमें भी हम ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस लगा लें आप यहाँ पर, और इनमें से आप कॉमन लें आयोटा को। जब आप आयोटा लेंगे कॉमन तो बाकी क्या बचेगा, इसमें से आयोटा निकल गया तो -x बच गया, तो यहाँ पे आ गया -x, यहाँ से भी आयोटा निकल गया कॉमन, और क्या बच गया, +y बच गया, इज इक्वल 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर देखें दोनों क्या बन गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखे गए हैं।
अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लें, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो x प्लस 2y बराबर होगा यहाँ से 4 के, और यहाँ से अगर आप देखें इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा, तो यहाँ पे है माइनस के एक्स और प्लस वाई किसके बराबर होगा, ये देखिए आयोटा लिखा हुआ खाली, लेकिन इसके आगे कोएफिशिएंट क्या मौजूद है, 1 है। और आप सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, अलामत भी लिखेंगे साथ में, -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा -1 के, ठीक है। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 के बराबर आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से भी वही बात होगी जो पहले वाले क्वेश्चन में थी कि दोनों में वेरिएबल्स मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब दोनों में वेरिएबल मौजूद है। अब आप वही तरीका कर लें कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लें, या फिर दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करके प्लस या माइनस कर लें। अब यहाँ पे अगर आप देखें y के साथ लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे y के साथ क्या है 1, या तो आप y के कोएफिशिएंट बराबर कर लें, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। या फिर आप y की बजाय x को जरा गौर से देखें, x के यहाँ पर भी कोएफिशिएंट 1 है और x के यहाँ पर भी कोएफिशिएंट 1 है, तो x का कोएफिशिएंट पहले से ही बराबर है, तो लिहाजा हमें फिर x के मुताबिक कर लेना चाहिए ताकि किसी से मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो मैं यूं करता हूँ, क्योंकि दोनों कोएफिशिएंट बराबर है एक चीज, और दोनों की अलामतें क्या हैं, डिफरेंट है, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में जमा कर लेता हूँ। जमा करूंगा तो प्लस माइनस माइनस होके एक्स वाली खत्म हो जाएगी। मैं इसी बात को लिखता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 में हम जमा करने लगे इक्वेशन नंबर 2 को। अब कैसे करेंगे, ऊपर पहले 1 है तो पहले 1 वाली इक्वेशन में लिख लेता हूँ ऊपर, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, फिर 2 है तो 2 वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ, वो है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। अच्छा, इसमें एक चीज समझे, मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको माइनस क्यों नहीं किया, हालांकि ऊपर बस सवाल में हमने माइनस किया था। अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या होगा, तो अलामतें बदलनी पड़ेंगी, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें क्या कोई वेरिएबल खत्म होगा, ये भी प्लस एक्स हो गया, ये भी प्लस एक्स हो गया, 2x हो जाएगा, ये भी नहीं खत्म होगा, 2 में से 1 y जाएगा तो 1 y बच जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ, दोबारा हमारे पास दोनों वेरिएबल आ गए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको माइनस करने की बजाय प्लस करेंगे। प्लस का फायदा ये होगा कि अलामतें चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, जब अलामतें चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो x वाला हिस्सा खत्म हो गया, अब y वाला बच गया, अब हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 2y में 1y जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 - 1 भी 3 होता है, 3 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, 3 × 3 3 × 3, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। इस तरीके से आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब इसी y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में लिख लें, आप इक्वेशन नंबर 2 में लिखें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं साइड पर ही कर देता हूँ, यहीं पर पुट इन 1 में लिख लेते हैं। मैं इस y की वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि इसको हमने 1 में पुट करना है, तो x इज इक्वल टू 1 में लिख देता हूँ पहले, इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। y की जगह पे क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है, तो यहाँ पे मैं y की जगह पे 1 लिख देता हूँ। तो x प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 4, प्लस 2 है उधर जाके हो जाएगा -2, 4 - 2, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ले जी, इस तरीके से आपके पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। ये था आपका 4th पार्ट। इसके बाद मूव करते हैं आपके 5th पार्ट की तरफ, और 5th पार्ट आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस वाले केस में उसने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग ही लिखे हुए हैं। आयोटा वाली सारी एक तरफ है और जिनके साथ आयोटा नहीं है वो एक तरफ है, तो काम आसान हो गया। अलग अलग है रियल और इमेजिनरी, तो दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं। तो इसका रियल पार्ट था हमारे पास 3x - 1, ये बराबर होगा इसके रियल पार्ट के, इसका रियल पार्ट था 8। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है 2y - 3, वो इसकी इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा और वो है 7। यहाँ से सोल्व करते हैं, 3x एज इट इज, -1 है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, जमा किया तो ये 9 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई है 9 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और इनको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ चलते हैं, 2y एज इट इज, -3 उधर जाके +3 हो गया,
2y इज इक्वल टू 7 और 3 को जमा करें तो 10 आता है। 2 मल्टीप्लाई है 10 के नीचे जाके डिवाइड हो गया, इनको डिवाइड किया तो 5 आ गया। नहीं जी, इस तरीके से आपके पास x और y की दोनों की वैल्यूज आ गई। और यहाँ पर एक चीज़ ठीक कर लें कि 3 3 द 9 होता है, इनको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 2 नहीं आएगा। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज जो थी 1.1 ये भी कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कहीं पर भी इशू आए आपने ज़रूर कमेंट करना है, और कोई चीज़ अगर अच्छी लगे तब भी कमेंट करके बता दें, तो फिर दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।